अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बात करूंगा पैनिक अटैक। पैनिक अटैक क्या होता है, इसकी क्या अलामात होती हैं और इसको हम डायग्नोस कैसे करते हैं और उसको डायग्नोस करने के बाद हम इसका इलाज क्या करते हैं। फिर इलाज को हम दो स्टेप में डिवाइड करते हैं कि एक्यूट आपने क्या करना है और क्रॉनिक आपने क्या करना है। तो आइए आज बात करते हैं कि पैनिक अटैक्स क्या होता है। पैनिक अटैक, पैनिक का मतलब है कि आप जब ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, आप जब ज़्यादा तकलीफ में होते हैं किसी भी वजह से, चाहे वो आपके अंदरूनी मामलात हो, आपके बैरूनी मामलात हो, उसकी वजह से, एक कंटिन्यूस स्ट्रेस की वजह से आपकी बॉडी जो है एक बोझ उसके ऊपर आ जाता है। उस बोझ को जब ये एग्जॉस्ट नहीं कर पाती, उस बोझ को ये जब कॉप अप नहीं कर पाती, तो आप उसकी वजह से आपका सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट हो जाता है। सिंपैथेटिक सिस्टम आपका स्टिमुलेट होता है तो उसकी वजह से आपको दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, आपके जो है ना आपको पसीना आना ज़्यादा शुरू हो जाता है, आपका सुन होना शुरू हो जाता है, आपके आँख के आपका मुंह सुन होना शुरू हो जाता है, हाथ आपके सुन होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा आपके चेस्ट में दर्द आना शुरू हो जाता है, आपका सांस तेज तेज फूलता है। इसके अलावा जो है ना आपको ऐसा लगता है कि आपका दम घुट रहा है। तो ये सारी इलामात जब आपको होती है तो इसका ये मतलब है कि आपको पैनिक अटैक हो रहा है। ये आपकी किसी बीमारी की वजह से भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म अगर आपको कोई बीमारी चल रही है, आपकी जॉब की वजह से भी हो सकता है, आपकी इमोशनल इंस्टेबिलिटी की वजह से हो सकता है, आपकी स्टडीज़ की वजह से हो सकता है। तो ये मुख्तलिफ चीज़ों की वजह से होता है। इसमें आपका सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट होता है जिसकी वजह से आपकी दिल की धड़कन ये चीज़ ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा आपको एक कुछ वक्त तक देखो, ये लिखा एपिसोड ऑफ इंटेंस फियर एंड डिस्कम्फर्ट लॉन्ग फॉर फ्यू टाइम, ठीक है। आप काफ़ी एक चीज़ के बारे में बहुत वरी रहते हैं कुछ मिनट तक, उसके बाद आप में ये चीज़ हावी हो जाता है, आपका सिस्टम स्टिमुलेट हो जाता है, आपको ये चीज़ें आना शुरू हो जाती है। इसके अलावा आपको ये खौफ होता है कि आप कहीं मर ना जाए। ये खौफ नहीं है, इस खौफ की वजह से भी आपका सिस्टम स्टिमुलेट होता है, आपको पैनिक अटैक आना शुरू हो जाते हैं। दूसरा, आप रियलिटी को तस्लीम करने से आरी हो जाते हैं। आप रियलिटी तस्लीम नहीं करते, उसकी वजह से सुपर इम्पोज आप पे एक स्ट्रेस आता है, उसकी वजह से आपका सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट होता है और आपका पैनिक अटैक हो जाता है। मैं पैनिक अटैक के बारे में इसलिए हवाले बात करूँ कि हमारे हाउस फिजिशियन स्पेशली जो किसी वार्ड में काम करते हैं, उनके पास जब भी कोई यंग मरीज आता है तो वो ये सोचते हैं कि शायद इनको पैनिक अटैक है। लेकिन कुछ इन्वेस्टिगेशन आपने हर मरीज को करने हैं अगर आप सस्पेक्ट भी कर रहे हैं कि ये पैनिक अटैक है। उस इन्वेस्टिगेशन में मैं बात करता हूँ, उसमें ये मैंने रेड पेन से लेके उसमें चेस्ट एक्सरे आपने मस्ट करना है कि रूल आउट किया जाए कि कोई छाती का मसला तो नहीं है, नीमोथोरिक्स तो नहीं है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म तो नहीं है, कोई और मसला तो नहीं है। इसके अलावा आपने ईसीजी मस्ट करना है कि आप रूल आउट करें कि यंग एज है, कोई हाइपरट्रॉपिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी तो नहीं है, कोई बुर्गाडा सिंड्रोम तो नहीं है, कोई पीरिकार्डाइटिस तो नहीं है, कोई और जो है हार्ट की पैथोलॉजी तो नहीं चल रही। इसके अलावा आपने ड्रॉप आई मस्ट करना है क्योंकि अब चूंकि आजकल यंग लोगों में हार्ट अटैक इश्यूज आ रहे हैं, तो आपने ड्रॉप आई करके तो रूल आउट करना है कि कोई ये एनस्टेमी तो नहीं है, स्टेमी तो नहीं है, ये आपने करना है। इसके अलावा टीएफटी, यंग लड़कों में पल्पिटेशन की एक सबसे बड़ी और अहम वजह आपका थायराइड है, हाइपरथायराइडिज्म। तो आपने टीएफटी मस्ट करना है कि आप हाइपरथायराइडिज्म को रूल आउट करें। यंग ओल्ड एज में भी आता है, यंग एज में भी आता है। पल्पिटेशन जब भी आए तो आपने ये 4 इन्वेस्टिगेशन मस्ट करने हैं। ये 4 इन्वेस्टिगेशन करने के बाद आपने कंफर्म कर लिया कि इसको ऐसा कोई मसला नहीं है, दिल का मसला नहीं है, फेफड़ों का मसला नहीं है, थायराइड का मसला नहीं है। अब आपने इसका इलाज करना है। तो मैं इलाज स्पेशली शेयर करूँगा विद मेडिकल स्टूडेंट, वो इस इलाज को कर भी सकते हैं, इसके बारे में और भी पढ़ सकते हैं। मैं शॉर्टकट बता देता हूँ। इसके इलाज को हम 2 स्टेप में डिवाइड करते हैं। एक, हम इसकी एक्यूट अटैक को प्रिवेंट करते हैं और दूसरा हम इसकी लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट करते हैं। एक्यूट अटैक को प्रिवेंट करने के लिए हम इसको अल्प्राजोलाम देते हैं, या 0.5 मिलीग्राम देते हैं या 1.5 मिलीग्राम देते हैं ताकि उसके साथ काम हो जाए। और इसके अलावा हम ब्रोमाजेपाम देते हैं। ये दोनों बेंजोडाइजेपिन है, बेंजोडाइजेपिन ये हम दोनों देते हैं एक्यूट अटैक में ताकि इसका एक्यूट अटैक रिजॉल्व हो। लेकिन अगर एक पेशेंट बहुत तेज तेज सांस ले रहा है, उस तेज सांस की वजह से वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आउट कर रहा है, तो उसको क्या हो सकता है, उसको अल्कलोसिस हो सकती है। उस अल्कलोसिस की वजह से वो हाइपर जो आपका कैल्शियम है वो भी बाहर हो जाता है, तो उसकी वजह से आपको पेरेस्थीसिया हो सकता है। तो ऐसे मरीज को आप जो है ना एक बैग दें, पूरा कवर वो दे शॉप पर, ताकि उसमें हवा ले, ताकि उसका कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बाहर एक्सक्रीट ना हो और उसको पेरेस्थीसिया या नंबनेस वगैरह ये चीज़ें ना हो। ये एक्यूट अटैक की मैनेजमेंट है। लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट आपने इस तरह करनी कि इसको एसएसआरआई देनी है, लेकिन एसएसआरआई को बड़े एहतियात से देना है क्योंकि बहुत टॉक्सिक ड्रग्स है। आपने एज को देखना है, देखना है पेशेंट प्रेग्नेंट है कि नहीं है, इसके अलावा पेशेंट की कोई दूसरी बीमारी तो नहीं है, साथ साथ में पेशेंट कोई हार्ट इश्यूज तो नहीं है, पेशेंट कोई थायराइड इश्यूज तो नहीं है। तो ये 2 मोस्ट कॉमन ड्रग्स हम यूज़ करते हैं पैनिक अटैक के लिए। उसमें एक एसिटोलोप्राम है, 5 मिलीग्राम में आता है और 10 मिलीग्राम में आता है,
और दूसरा हम टेबलेट फ्लॉक्साटिन यूज़ करते हैं, वो 20 मिलीग्राम में आते हैं, लेकिन इसको बड़े एहतियात से इस्तेमाल करें। अगर आपको इसकी काउंटर इंडिकेशन और इंडिकेशन का नहीं पता है तो बेहतर यह है कि आप डॉक्टर से रुजू करें। बाकी एक्यूट अटैक में आप अल्प्रोज़ोलम 0.5 मिलीग्राम दे सकते हैं और ब्रोमाज़ेपाम 3 मिलीग्राम दे सकते हैं। उसके बाद मरीज़ को प्रॉपर अस्पताल पहुँचाएँ। इसके अलावा उसको डॉक्टर से मिलाएं, साइकोटिस्ट से मिलाएं ताकि उसका प्रॉपर इलाज हो सके। इसमें जो सबसे बड़ी और अहम बात है ना पैनिक अटैक में, जो मैं करना चाहूँगा, द काउंसलिंग इज़ टू मच इम्पॉर्टेंट इन पैनिक अटैक। अगर आपकी काउंसलिंग ठीक नहीं होती तो ये एपिसोड आपको बार बार रिपीट होगा।